चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लास्ट चैप्टर चल रहा था और उसमें केस स्टडीज जो पेंडिंग है वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट दो केस स्टडीज हमने देख ली थी, एक ज़ारा वाली और एक मैकडोनल्ड्स वाली, वो कवर हो गई है। एक केस स्टडी नंबर 6 है, उसमें वापस उन्होंने मैकडोनल्ड्स के ऊपर ही बात की है, लेकिन विद रेफरेंस टू पॉर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो वैसे मैकडोनल्ड्स की केस स्टडी में मैंने आपको डिटेल में ऑलमोस्ट सब बता दिया है, तो उसके 5 फोर्सेस को रिलेट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। एक बार खाली जनरली उसको डिस्कस करना है तो कर लेते हैं, रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज 167 पे है। तो जो 5 फोर्सेस हैं उनका क्या इम्पैक्ट है मैकडोनल्ड्स के केस में, वो उन्होंने रिलेट कराया। तो पहले तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी या कंपटीशन की बात हो रही है, वो तो हाई रहने वाला है। मेन कंपटीशन तो बर्गर किंग के साथ है ऑब्वियसली, तो वो बड़ा ब्रांड है और दोनों यूएस के ब्रांड है, तो उनका इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन चलता है और कंपैरिजन भी होता है कि मैकडी के कितने स्टोर्स हैं सामने बर्गर किंग के कितने स्टोर्स हैं, और वो सब कंपैरिजन चलता है। तो राइवलरी और कंपटीशन रहना ही है। अच्छा, उसमें भी जो बाकी के चेन्स हैं, सिर्फ ये दो नहीं है, इनसे छोटे चेन्स भी बहुत सारे हैं, तो कलेक्टिवली उनका प्रेशर भी मैकडोनल्ड्स के ऊपर रहने वाला है, वो एक पॉइंट भी है। बार्गेनिंग पावर की बात करें, बायर्स की, कंज्यूमर्स की, जहाँ कंपटीशन हाई होगा वहाँ बाय डिफॉल्ट एक कंज्यूमर्स का बार्गेनिंग पावर हाई रहने वाला है। इसलिए आप देखते हो कि प्राइस पॉइंट उनका बहुत सेंसिटिव होता है कि भाई इतने प्राइस पे स्टार्टिंग एट दिस। और कोई भी ये बर्गर और ये सब जो बेच रहा है ना, वो लोग बहुत जगह बहुत रीजनेबल रखते हैं, कितने तो स्टार्टिंग फ्रॉम 39 रुपीज़। और अब मैं कल ही एक फ्रेंचाइज देखा, बर्गर सिंह करके नाम है, इंडियन फ्रेंचाइज बर्गर सिंह। तो वो सरदार जैसा कैरेक्टर है और वो बर्गर का चेन है, सुन लो सुन लो। तो काफ़ी सिटीज़ में उसकी फ्रेंचाइज भी अभी सूरत में भी ओपन हुई, तो दे आर स्टार्टिंग एट 39 रुपीज़। तो स्टार्टिंग पॉइंट इतना कम रख रहे हैं ना, तो प्राइस बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो अगर कंपटीशन नहीं होता और बार्गेनिंग पावर कस्टमर्स का नहीं रहता तो वो एकदम प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। लेकिन आप ये चीज़ मैकडी में भी देखते हो, बर्गर किंग में भी देखते हो कि 1 to 1 कंपेरेबल प्रोडक्ट्स हैं, नाम कुछ और होगा, यहाँ कुछ मैक वेजी बोल रहे हैं, वहाँ कुछ ऊपर बर्गर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है, बट प्राइस पॉइंट बहुत सिमिलर होता है। हार्डली 1-2 रुपये 5 रुपये से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। और हर एक कैटेगरी में अगर मैकडी के पास एक बर्गर है, उसका मैकालू टिक्की है तो सामने बर्गर किंग में भी कुछ होगा, इसका मैकवेजी है तो उसका भी सामने कुछ होगा। प्राइस पॉइंट काफ़ी रिलेटेबल रखते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन रहेगा ना, बार्गेनिंग पावर्स रहने वाले। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर काफ़ी लो है, बिकॉज मैकडोनल्ड अगर किसी से कुछ परचेज कर रहा है तो जिस क्वांटिटी में जिस प्राइस पे परचेज करेगा, वो आपको पता ही है कि वहाँ पे सप्लायर ही थोड़ा बहुत, भाई मुझे वॉल्यूम में काम मिल रहा है तो पर यूनिट प्रॉफिट उसको कम ही रखना पड़ेगा, और ये डिमांड बल्क में आती है। अब ये एक्चुअली में मैकडोनल्ड्स जो है वो असेंबलिंग ही करके दे रहा है आपको बर्गर की, वो लोग खुद सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं कर रहे। जो ब्रेड है, बन्स है, वो किसी और को आउटसोर्स किया हुआ है, और जो उसकी पैटी आती है, टिक्की आती है, वो किसी और को आउटसोर्स की है। एक कंपनी है बेक्टर्स फूड करके, ये लिस्टेड भी है और काफ़ी स्टॉक इसका लास्ट 2-3 साल में ग्रो भी हुआ है, तो मिसिस बेक्टर्स फूड करके नाम है। तो ये कंपनी जो है ये ब्रेड मैन्युफैक्चर, बेकरी आइटम्स मैन्युफैक्चर करती है। तो जितनी भी ये QSR चेन है, मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, इन सबको जो ब्रेड सप्लाई करने का काम है वो बेक्टर्स फूड करती है। तो उसका वो लोग सप्लायर है। तो ब्रेड जो है मैकडी वाला खुद नहीं बना रहा, पॉसिबल भी नहीं इतने स्केल पे कि खुद से वो बंस डेली बेसिस पे प्रिपेयर करे, क्योंकि उसका सेल बहुत ज़्यादा स्केल पे। वो जो पैटी आती है वो भी वो लोग ये मैकेन कंपनी और ये सब की परचेज करते हैं। आप अगर बाकी रिलायंस में और ये सब स्टोर्स में जाओगे तो डीमार्ट में सब में, तो मैकेन के आपको रेडी पैकेट्स मिल जाएंगे, तो वही पैटी वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये लोग सिर्फ असेंबलिंग करके दे रहे हैं, बाकी का सारा जो प्रोडक्ट है वो लोग आउटसोर्सिंग ही करते हैं, वो ऑब्वियस है वैसा। तो बार्गेनिंग पावर अब बेक्टर्स फूड और मैकेन वाले का मैकडोनल्ड के सामने कम ही रहेगा, क्योंकि जब मैकडोनल्ड वाला ऑर्डर प्लेस करेगा तो अपने एक स्टोर के लिए नहीं करेगा। वो साउथ गुजरात का अगर उसका एक जोन है तो बोलेगा साउथ गुजरात में मेरे भाई 200 स्टोर्स हैं, मुझे सबके लिए सप्लाई चाहिए। चीज़ का सप्लाई ले रहा है तो भी वो सबके लिए लेगा, भाई ट्रांसपोर्टेशन है तो हर 2 दिन में सप्लाई आना चाहिए। तो जो सप्लायर है उसको पता है कि ऐसा बल्क ऑर्डर मिला है और ये कस्टमर हाथ में रहेगा तो रेगुलर अपना रेवेन्यू चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली वो कम प्राइस पे काम करने वाला है। सब्सटीट्यूट्स का थ्रेट हमेशा रहने वाला है, बिकॉज जो कैटेगरी है वो यंग जनरेशन को टारगेट करती कैटेगरी, और बार बार एक ही चीज़ आप कंज्यूम करके बोर होने वाले हो, और यंग जनरेशन फूड प्रेफरेंसेस में बोर होने ही वाली है, तो उनको भी कुछ नया चाहिए। बर्गर कितनी बार खाते रहोगे, फिर कभी क्या हो गया इसके बदले चलिए इस बार पिज्ज़ा खा लेते हैं, फ्रैंकी खा लेते हैं, कुछ और खा लेते हैं, कोई भी और नई आइटम होगी वो खा लेंगे। तो इनको हमेशा वो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स का थ्रेट रहता है, इसलिए फिर ये लोग क्या हर थोड़े टाइम में कुछ इनोवेट करते रहते हैं मेन्यू में, ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट करें, और सिर्फ एक बर्गर पे डिपेंड नहीं कर रहे, बाकी वेराइटीज के ऊपर भी वो लोग फोकस कर रहे हैं वैसा। न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट वो रहेगा, अभी छोटी छोटी फ्रेंचाइज लोग ओपन कर रहे हैं, अब थोड़ी सी फेमस हो गई, प्राइस सस्ता कर दिया, तो फिर और 4 फ्रेंचाइज बन गई। अब जो एरिया में मैकडोनल्ड्स अगर वहाँ पे दूसरी फ्रेंचाइज भी आ गई है तो वो न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट थोड़ा बहुत उनको रहने वाला है। एकदम भी उस चीज़ को वो लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, नो डाउट कोई नया बर्गर चेन आके एकदम से मैकडोनल्ड्स को कॉम्पीट नहीं कर सकता, वो बात तो है ही,
लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क जब पड़ने लगता है, जैसे अपने पिज्जा चेन में देख रहे थे तो भाई लापिनोज है, तो उन्होंने एक पॉइंट पे वो लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब जाके आप देख रहे हो तो अब डोमिनोज को फील होता होगा कि यार ये टफ फाइट दे रहा है। शुरुआत में लगता है दो चार ऐसे तो पिज्जा कितने स्टोर होंगे, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड और कोई नहीं बना, बट एक तो बन गया। अब वो एक बना है तो लास्ट 10-12 साल में वो इतना ग्रो हुआ है। अब अगर 1800 स्टोर्स डोमिनोज के हैं तो सामने लापिनोज के 600 650 स्टोर्स हो गए, तो दैट इज अ कंसिडरेबल नंबर। वो 1/3 तक पहुंच गया है, और जिस पेस पे वो ग्रो कर रहा है, अगर वो 1000-1200 क्रॉस कर गया ना, तो डोमिनोज को लगेगा कि यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जो ऑलरेडी हो गया। नहीं तो यही पब्लिक डोमिनोज और पिज्जा हट में बटने वाली थी जो अब लापिनोज जा रही है। तो वो थ्रेट तो हमेशा रहेगा, बट मॉडरेट लेवल पे। ठीक है, तो बाकी केस स्टडी 6 जो है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट अपन ने आगे मैकडी पे बात कर ही ली थी, तो फिर थियरी के साथ रीड नहीं करते फिर से। थर्ड जो केस स्टडी है वो अमूल पे है, फोर्थ वाली स्टारबक्स पे है, और फिफ्थ वाली केलॉग्स पे है। अगर कंटेंट के वाइज छोटी स्ट्रैटेजी पहले कवर करनी है तो फोर्थ वाली ले सकते हैं, स्टारबक्स, क्योंकि वो हार्डली 2 पेज है, कंटेंट ज़्यादा नहीं। उसमें अंदर स्टारबक्स की बात हो रही, तो पहले केस स्टडी 4 देखते हैं। ठीक, अब इसका कंटेंट एक बार पढ़ लो, साथ साथ में देखते जाते हैं, डेटा है उसके अंदर इसीलिए। In 2017, a chain of coffee retailer closed a decade of astounding financial performance. Sales had increased from $700 million to $8 billion, and net profit from $40 million to $600 million. In 2017, the company was earning a return on invested capital of 25%, which was impressive by any measure, and the company was forecasted to continue growing earnings and maintain high profits through the end of the decade. How did this come about? 30 years ago, company was a single store in its local market selling premium roasted coffee. Today, it is a global roaster and retailer of coffee with more than 12,000 retail stores, some 3,000 of which are to be found in 40 countries outside its home country. The company set out on its current course in the 1980s when the company's director of marketing, Srinivas Santharaman, came back from a trip to Italy, enchanted by the Italian coffee house experience. Srinivas Santharaman, who later became CEO, persuaded the company's owners to experiment with the coffee house format, and the coffee house experience was born. Santharaman's basic insight was that people lacked a third place between home and work where they could have their own personal time out, meet with friends, relax, and have a sense of gathering. The business model that evolved out of this was to sell company's own premium roasted coffee along with freshly brewed espresso style coffee beverages, a variety of pastries, coffee accessories, teas, and other products in the coffee house setting. The company devoted and continues to devote considerable attention to the design of its stores so as to create a relaxed, informal, and comfortable atmosphere. Underlying this approach was a belief that Santharaman was selling far more than coffee, it was selling an experience. The premium price that the company charged for its coffee reflected this fact. देखो यहाँ तक जो डेटा आपके सामने है, वो बिजनेस कहाँ से ग्रो हुआ, वो पूरी हिस्ट्री उन्होंने बताई है। तो यूएस में एक सिंगल स्टोर या स्टार्टिंग में उन्होंने जहाँ पे शुरू किया, उसके बाद आज वो कहाँ पे पहुँच गया वो दिख ही रहा है। तो ये जो आइडिया है, जैसे स्टारबक्स का अपन अगर एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि आगे उन्होंने कोट भी किया हुआ है, तो जो ये कॉफ़ी शॉप वाला जो आइडिया है, दैट वाज समथिंग न्यू, जो उससे पहले नहीं था। तो जो इन्होंने बोला कि एक थर्ड प्लेस मिसिंग है, या तो आप घर पे बैठे हो या फिर आप वर्क प्लेस पे, ऑफिस पे हो, मिड वे कुछ नहीं है। तो स्टारबक्स भी जो उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो आइडिया सिर्फ एक कॉफ़ी रेस्टोरेंट का या कैफ़े का नहीं था कि आप या एज अ फ्रेंड्स गेट टुगेदर के लिए बैठे हो। आइडिया वो था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको ऐसी एक स्पेस मिलनी चाहिए जहाँ वो बैठ के इंडिविजुअली काम भी कर सकते हैं, और वो अपना कॉफ़ी या साथ में ब्रेकफास्ट या कुछ एंजॉय करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो वो एक को वर्किंग एटमॉस्फेयर देने की कोशिश उन्होंने की। अब स्टारबक्स का जो फाउंडर है, उसने भी जब आइडिया दिया अपने बॉस को कि भाई ऐसा कुछ हमें करना चाहिए, तो पहले रिजेक्ट ही हुआ कि ये चलेगा नहीं, ऐसा है वैसा है। फिर वो जॉब कर रहा था, फिर उसने छोड़ के उसको सेटअप किया, स्टार्ट किया, एंड देन वो आइडिया सक्सेसफुल हुआ। और आज वो अपन देख रहे हैं कि भाई उन्होंने जो शुरू किया वो बाकी चेन्स ने वैसा नहीं किया, कुछ डिफरेंट था। बाकी लोग कॉफ़ी ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन वो कैसा है कि आप चिल करने के लिए या मिलने के लिए, बात करने के लिए, गेट टुगेदर के लिए जा रहे हो, काम करने वाला कंसेप्ट नहीं था। बट स्टारबक्स में अपने देखते हैं कि भाई लोग काम कर रहे हैं, साथ में अपना लैपटॉप या कुछ लगा के बैठे हैं, तो उसने चार्जिंग प्लग्स भी दे रखे हैं, आपको स्पेस वैसी दे रखी है, आप कितने लोग बुक रीड कर रहे हैं तो रीडिंग कर रहे हैं।
वे कॉफ़ी पीते पीते आप बुक रीड कर सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, तो बहुत लोग वो करते हैं। कितने लोग करते नहीं है लेकिन सिर्फ स्नैप डालने के लिए जाते हैं। एक हाथ में बुक होनी चाहिए, एक अपना स्टारबक्स में नाम वाला कप होना चाहिए, फोटो आ जाए तो ऐसा इंटेलेक्चुअल फीलिंग आती है कि अच्छा ये बैठ के यहाँ पे जो है नॉवेल पढ़ रहा है तो कुछ ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल होगा, तो लोग वैसा वो फील ले रहे हैं। तो वो जो यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस दे रहे हैं आपको। अब यूएस में क्या है, वो स्टारबक्स का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज वहाँ पे इंडिविजुअल्स वर्किंग है, वो अपना लैपटॉप लेके पूरा दिन भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठ के काम कर रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ उतनी ट्रेंडिंग हर सिटी में नहीं है, लेकिन स्टारबक्स अब हर सिटी में आता जा रहा है। तो लोग भी कितनी बार अननेसेसरी वहाँ पे लैपटॉप टैबलेट लेके बैठ जाते हैं। अब उस पर काम कर रहे हो कि तारक मेहता देख रहे हो, फर्क नहीं पड़ता लेकिन लगना चाहिए कि अपने को जैसे एक गैजेट लेके बैठे वैसी चीज़ हो रही है, तो वो बहुत जगह होता है। तो एक एक्सपीरियंस बेच रहे हैं वो लोग। अच्छा, उस एक्सपीरियंस की वजह से वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो ओवर प्राइस कैटेगरी है, तो वो एक्सपीरियंस का पैसा चार्ज कर रहे हैं। कॉफ़ी तो अपनी जगह ऑब्वियसली वो अच्छी है, वैसा बोलते स्टारबक्स कॉफ़ी नहीं बेच रहा है, वो एक्सपीरियंस सेल कर रहा है, जो आप वहाँ जाके बैठ के कॉफ़ी पीना जो फील कर रहे हो वैसी बात है। ठीक है, फिर आगे। From the outset, Santharaman also focused on providing superior customer service in stores, reasoning that motivated employees provided the best customer service. Company executives developed employee hiring and training programs that were the best in the restaurant industry. Today, all companies' employees are required to attend training classes that teach them not only how to make a good cup of coffee, but also the service-oriented values of the company. Beyond this, company provided progressive compensation policies that gave even part-time employees stock option grants and medical benefits. A very innovative approach in an industry where most employees are part-time, earn minimum wage, and have no benefits. यहाँ पे इन्होंने मेन वो भी किया कि सिर्फ कॉफ़ी नहीं बेचनी ना, आप कस्टमर को सर्व कैसे कर रहे हो, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर उससे प्रीमियम चार्ज करना है तो उसको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई मैं एक ऐसी प्रीमियम जगह पे बैठा हूँ, मुझे अच्छी सर्विस मिल रही है। तो स्टाफ को वैसे ट्रेन किया गया कि आप कॉफ़ी मेकिंग स्किल्स पे तो ध्यान दो, कस्टमर सर्विस और जो प्रेजेंटेशन है उस पर भी उतना अच्छा फोकस होना चाहिए। तो वो सब पॉइंट्स हुए। फिर एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस देना है और वो कंपनी की पॉलिसी होगी बैकएंड में, जिससे उनको मोटिवेशन मिले काम करने के लिए, वो एक एडवांटेज। नेक्स्ट। Unlike many restaurant chains, which expanded very rapidly to franchising arrangement once they have established a basic formula that appears to work, Santharaman believed that company needed to own its stores. Although it has experimented with franchising arrangements in some countries and some situations, its home countries such as at airports, the company still prefers to own its own stores wherever possible. हाँ, ये इन्होंने किया हुआ है। आपने सूरत में भी अपने कहीं पे भी स्टारबक्स में आपने देखा होगा तो टाटा एंटरप्राइज मेंशन किया उन्होंने। अब इसमें ऐसा है कि टाटा और स्टारबक्स का ये वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, और टाटा के पास एक्सक्लूसिव राइट्स है कि पूरे इंडिया में जितने भी स्टोर्स स्टारबक्स के मैनेज होंगे वो टाटा ही करेगा। और टाटा रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी जब इस लेवल पे कोई एग्रीमेंट करती है तो वो एक दो स्टोर्स और एक दो फ्रेंचाइज के लिए कभी फाइट नहीं करती। उनको चाहिए कि इंडिया में एक्सक्लूसिव राइट हमारा होना चाहिए। ज़ारा का जो ब्रांड है, H&M का जो ब्रांड है, ये अपना स्टारबक्स का जो ब्रांड है, ये सारे ब्रांड्स जो है रिलायंस और टाटा में ही बटे हुए हैं। आप सर्च करना आपको मिलेगा कितने सारे वीआर मॉल में जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स है ना, आधे रिलायंस के आधे टाटा के, तो आपको पता भी नहीं होगा कि भाई ओनरशिप उनकी है, क्योंकि कंपनी ज़ारा इज़ अ डिफरेंट ब्रांड। बट ज़ारा इंडिया में जब बिजनेस कर रहा है तो इंडिया में उसके स्टोर्स जो मैनेज करेगा वो ज़ारा खुद नहीं कर रहा है, तो उसके लिए उसको एक फ्रेंचाइज पार्टनर चाहिए। तो रिलायंस और टाटा जैसी कंपनी जब ऐसे अग्रीमेंट्स करती है फ्रेंचाइज के, तो दे टेक द एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट, वो ऐसे ही करेंगे कि भाई फिर मैं अगर हूँ तो मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए। अब अगर इंडिया में स्टारबक्स है तो टाटा ग्रुप ही सारे स्टारबक्स को मैनेज करेगा और कोई कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। तो भाई 100 स्टोर होंगे कि 1000, हमारी कैपेसिटी है उतने स्टोर चलाने की, तो हम किसी और से कंपटीशन क्यों झेले। तो ऐसा नहीं है कि एक एरिया में फ्रेंचाइज आपको दे दी किसी और को, एक टाटा वाले को, टाटा वाला वो लेवल पे फाइट नहीं करेगा। तो उसको चाहिए कि एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट होगा, पूरा कंट्रोल मिलेगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो लोग उस कंडीशन पे चलते हैं और ये रियलिटी वाला केस है। फिर आगे। The formula met with spectacular success in the country, where company went from obscurity to one of the best-known brands in the country in a decade. As it grew, company found that it was generating an enormous volume of repeat business. Today, the average customer comes into a company store around 20 times a month. The customers themselves are a fairly well-heeled group. Their average income is about $85,000. ये यूएस का डेटा उस हिसाब से बता रहे हैं कि अब जो है बढ़ने लगा है ट्रेंड इसका। अब सूरत में तो अपने इंडिया में तो 20 बार आप महीने में अगर स्टारबक्स जाओगे तो हो गया। फिर आपको वहाँ जॉब ही लेनी पड़ेगी, कुछ एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाए तो वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी होगी। लेकिन होंगे वो लोग इंडिया में भी होंगे जो डेली स्टारबक्स अफोर्ड कर सकते होंगे, डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं है। और लास्ट 5 से 10 साल में इन्होंने अपने नंबर ऑफ जो स्टोर्स है वो और रेवेन्यू काफ़ी ग्रो किया, मल्टीफोल्ड ग्रोथ है, और बोल रहे हैं कि अगले 5 से 10 साल में और ज़्यादा ग्रो करेगा, बिकॉज लोगों में वो ट्रेंड आ गया है। एक तो स्पेंडिंग की जो एक
एबिलिटी है वो भी आ गई, और एक वो स्पेंड करने का जो ऐसे वो चुल होती है ना, खर्चा करना है अपने को, प्रीमियम जगह जाना है, वो यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। फिर वो भले बाई नाउ पे लेटर चल रहा हो, क्रेडिट कार्ड पे चल रहा हो, लेकिन जाना तो है। तो वो ट्रेंड जो है उसकी वजह से ये सब चीज़ें प्रीमियम पे चल रही है वैसा। अभी एक और नया आया ना, कनाडा का है कि टिम हॉर्टन्स करके, हाँ कनाडा का है ना, तो वो भी अब यहाँ पे इंडिया में आना स्टार्ट हो गया है, तो उसकी फ्रेंचाइज भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब ये चीज़ फिर आप देखोगे तो दिस इज अ कंपटीशन टू स्टारबक्स, तो वो बिजनेस आने ही वाला है। अब स्टारबक्स की फ्रेंचाइज हो चुकी है, वो टाटा वाला ही मैनेज कर रहा है, किसी को दे नहीं रहा है। अब अगर टिम हॉर्टन्स वाला दे रहा होगा तो फिर लोग यहाँ पे लोकली उसकी फ्रेंचाइज स्टार्ट करेंगे, और स्टारबक्स के लिए कंपटीशन होने वाला है वैसा। नेक्स्ट। As the company grew, it started to develop a very sophisticated location strategy. Detailed demographic analysis was used to identify the best location for company stores. The company expanded rapidly to capture as many premium locations as possible before imitators. Astounding many observers, company would even sometimes locate stores on opposite corners of the same busy street so that it could capture traffic going different directions down the street. देखो लोकेशन वाला दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। ये स्टारबक्स देख लो तो आपको एक प्रीमियम लोकेशन पे ही मिलेगा वो, बिकॉज जिस कैटेगरी को कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एरिया लोकेलिटी वैसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कितनी बार रोड के ऑपोजिट साइड पे आपको दोनों तरफ स्टारबक्स दिख जाएगा, तो बहुत बिजी स्ट्रीट है। एक होता है कि अपने रोड क्रॉस करके चले जाएंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की वो कैसी लोकेशन है, पब्लिक रोड क्रॉस करती है कि नहीं करती है। अच्छा ये सब छोटी छोटी बातों से ना रेवेन्यू में बहुत फर्क पड़ता है। आप रोड के कौन सी साइड बिजनेस कर रहे हो, होटल सेटअप कर रहे हो, हाईवे पे आप देख लो कौन से रूट पे आप सेटअप कर रहे हो, तो नॉर्मली जाने वाली पब्लिक ज़्यादा है, या लंच टाइम पे उस टाइम पे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। आपने अपोजिट साइड होटल खोला है, तो हाईवे पे कैसा है ना, वो क्रॉसिंग 2-4 किलोमीटर के गैप पे होता है, फिर हर कोई घूम के नहीं आएगा, तो सोचा चल निकल गए आगे देखते हैं कोई दूसरा मिल जाएगा, तो वहाँ से आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो लोकेशन स्ट्रेटेजिकली वो डायरेक्शन से फर्क पड़ सकता है। कितनी बार ये लोग दोनों साइड कवर कर रहे हैं कि भाई दोनों साइड अपना स्टोर होगा, ऑन गोइंग ट्रैफिक है, तो इस तरफ जाने वाला कस्टमर भी रुकेगा, उस तरफ भी रुकेगा, तो फ्रेंचाइज कॉम्पिटिशन नहीं है, दोनों कमाने वाले हैं, क्योंकि इधर वाला कस्टमर उधर नहीं आने वाला है, तो वो चीज़ का भी एडवांटेज वो लेते हैं, ऐसा भी सोचना पड़ता है। नेक्स्ट। By 2005, with almost 700 stores across the country, Starbucks began exploring foreign opportunities. First stop was Japan, where Starbucks proved that the basic value of proposition could be applied to a different cultural setting. There are now 600 stores in Japan. Next, company has embarked upon a rapid development strategy in Asia and Europe. By 2011, the magazine Big Demand Channel named company one of the 10 most impactful global brands, a position it has held ever since. But this is only the beginning. In late 2016, with 12,000 stores in operation, the company announced that its long-term goal was to have 40,000 stores worldwide. Looking forward, it expects 50% of all new store openings to be outside of its home country. देख लो बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है। इंडिया में भी जो डेटा बीच में आया था, दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1100 से ज़्यादा स्टोर्स इंडिया में सेटअप करने की बात कर रहे हैं। अभी हुए नहीं, बट कर रहे हैं। तो 1100 स्टोर्स का टारगेट तो अभी इंडिया में है, तो बाकी पूरे वर्ल्ड में जब टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये 40,000 का नंबर अचीव कर सकते हैं। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कंपनी है वो फूड बिजनेस में है, तो वही कंपनी, ये टाटा अलायंस जो आपने पढ़ा, तो स्टारबक्स को मैनेज करने का काम वही कर रही है। तो स्टारबक्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ब्रांड में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें ये चीज़ कवर अप हो जाएगी। चलो केस स्टडी 3 जो है वो देख लेते हैं। इट इज़ अबाउट अगेन स्वॉट एनालिसिस है, और जो ब्रांड कवर हो रहा है वो अमूल है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है ऑब्वियसली, अपने को पता ही है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि क्या इसके स्वॉट में पॉइंट्स आ रहे हैं। पढ़ लो ना इंट्रोडक्शन। Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited is India's largest food product marketing organization. It is the apex organization of the dairy cooperatives of Gujarat, popularly known as Amul, which aims to provide remunerative returns to the farmers and also serve the interest of consumers by providing quality products. Amul is considered as one of the most well-recognized and iconic brands in the country. It operates through 61 sale offices and has a network of 10,000 dealers and 10 lakh retailers. Its product range comprises milk, milk powder, health beverages, ghee, butter, cheese, pizza cheese, ice cream, paneer chocolates, and traditional Indian sweets, etc. Based on the above information, do the SWOT analysis of the Amul is placed. ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया ऑब्वियसली अमूल का, और बाकी डेटा आपको बता रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो आपने ऑलरेडी जानते ही। अब ये लोग डायरेक्टली वो जो फ्रेंचाइज स्टोर्स और ये सब होते हैं वो भी उन्होंने लॉन्च कर रखा है, फ्रेंचाइज भी आप ले सकते हो। तो अमूल आइसक्रीम पार्लर जो है एक, उसका वो लोग फ्रेंचाइज दे रहे हैं अमूल पार्लर वाला। तो उसमें 2-3 लेवल पे, एक खाली वो रिटेल वाला है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऑन काउंटर बाई कर सकते हो, एक वो आइसक्रीम पार्लर जैसा है जो है वहाँ पे सिटिंग एरिया और वो सब भी है,
तो आइसक्रीम संडेज है, स्कूप्स है, वो लोग वो सब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो उसकी फ्रेंचाइज भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बिजनेस मॉडल्स उन्होंने भी लॉन्च कर रखे हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक तो मेन फोकस वो मिल्क के प्रोडक्शन और सेलिंग पे था, लेकिन अभी एफएमसीजी सेक्टर में बाकी प्रोडक्ट्स भी जो यहाँ पे मेंशन किए उसमें भी ऐड ऑन कर दिया। चॉकलेट्स वाली इंडस्ट्री है, कैटेगरी है, उसमें भी आ रहे हैं, बिस्किट्स और कुकीज़ में भी आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे कंपनी का भी फोकस है, बिकॉज जिस लेवल पे उन्होंने सेटअप कर लिया ना, उनके लिए नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि नेटवर्क, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर का चेन, फ्रेंचाइज वो सब अवेलेबल है। तो गुड्स पहुंचाने हैं वहाँ तक और कुछ नहीं करना, ब्रांड रेपुटेशन तो रहने ही वाली है, तो वो एक एडवांटेज है। अब बाकी फिर स्वॉट एनालिसिस में उन्होंने बताया हुआ है कि स्ट्रेंथ्स क्या है उनकी, तो मेन हेड पॉइंट्स भी अपने देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा। स्ट्रेंथ्स में पहले बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, वो ऑब्वियसली इतने साल से वो लोग किए जा रहे हैं, वो एक एडवांटेज हो गया। अब मिल्क प्रोसेसिंग का जो बिजनेस है, ये जो वाइट रिवॉल्यूशन की बात होती थी पहले, तो दैट बिजनेस इज एक्चुअली, उसमें वो एक पंगा था कि यार मिल्क ऐसी चीज़ है जो हाइजीनिक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो एक पॉइंट था। तो इन कंपनीज ने, अमूल ने स्पेसिफिकली उस टाइप की चीज़ें की कि भाई हम अनटच्ड जो है वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे मिल्क को बाई हैंड कोई टच नहीं कर रहा है। सारा जो पेस्चराइजिंग प्रोसेस बोलते हैं वो मशीन के थ्रू हो रहा है, पैकिंग सीलिंग पूरा मशीन के थ्रू हो रहा है, तो इट इज़ अनटच्ड। तो जो हाइजीन वाला फैक्टर है उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो विदाउट टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, वो पॉइंट है। तो वो एक एडवांटेज हो गया, उनकी स्ट्रेंथ होगी। दूसरा ये है कि मार्केट शेयर ऑब्वियसली है, वो अपन देख ही रहे कि अमूल का मार्केट शेयर कितना है, वो तो पूछने की बात ही नहीं, वी ऑलरेडी नो। प्रोडक्शन कैपेसिटी, अब इन्होंने जो फेडरेशन बनाई है, तो फेडरेशन में आपको पता है, अपन ने स्ट्रैटेजी में पहले भी डिस्कस किया था कि जितने भी फार्मर्स लोकल लेवल पे है उनकी वो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना दी विलेज वाइज। सारा मिल्क प्रोक्योरमेंट पूरे विलेज का अमूल ही कर रहा है, और फिर उसको प्रॉपरली पैकेजिंग करके बेच रहा है प्रोफेशनल तरीके से, हाइजीनिक तरीके से। तो उनके पास सप्लाई की कोई शॉर्टेज है नहीं, तो ऑब्वियसली जिस स्केल पे वो काम कर रहे हैं उससे उनका मार्केट शेयर जो है मैक्सिमम रहने ही वाला है, और सप्लाई की भी उनके पास शॉर्टेज कभी होने वाली नहीं, तो एक एडवांटेज है। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी है, अमाउंट क्वांटिटी लिखी भी है, 18 मिलियन लीटर्स ऑफ मिल्क डेली, इतना प्रोसेस कर सकते हैं। 18 मिलियन लीटर्स बहुत बड़ा नंबर है। एक पॉइंट पे इंडिया मिल्क इम्पोर्टर था और अब हम मिल्क एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो वाइट रिवॉल्यूशन का इफेक्ट है। तो पहले अपने मिल्क इम्पोर्टर थे और काफ़ी हैवी डिपेंडेंस मिल्क के लिए इम्पोर्ट्स पे था इंडिया का बिफोर सेटिंग अप ऑफ अमूल। लेकिन बाद में जब ये सब चीज़ें हुई उसके बाद अब ऐसा है कि मिल्क सरप्लस है, तो हम दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ रिवॉल्यूशन और काफ़ी साल में हुआ है। दूसरा क्वालिटी फैक्टर तो है, ब्रांड प्रेजेंस, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई डाउट नहीं है किसी को। स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। लार्ज कंज्यूमर बेस भी है, सब रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। फिर वीकनेस इसकी बात कर लें, ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हाई है, वो इम्प्लाइड है कि रहने वाला है। जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, ऑपरेशंस में खर्चा नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं, बिजनेस चलेगा कैसे। तो भाई केपेक्स भी होने वाला है क्योंकि इतनी हाई मशीनरी चाहिए आपको, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इतना सारा स्टाफ, तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो आपका हमेशा रहने ही वाला है, वो इम्प्लाइड है। बट क्योंकि इतना सेल हो रहा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो अपने बात करते हैं वो विद द सेल धीरे धीरे बढ़ा है। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई इन्होंने इतनी मशीनरी लगा दी, इतना खर्चा पाल लिया, वो धीरे धीरे हुआ, दैट इज ओके, बट होने वाला है, वो इम्प्लाइड है। लैक ऑफ सक्सेस इन सर्टन एरियाज ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपांशन, देखें कौन कौन से कोई प्रोडक्ट टारगेट किए इन्होंने, लिस्ट तो दे रखी है। जनरली बता दिया कि सारे प्रोडक्ट्स उतने सक्सेसफुल हुए नहीं है जितने उनका मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। और भी प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए, कितनी बार वो सीजनल मिठाइयाँ, जैसे ये अपने घारी खाते हैं, तो घारी का सीजन आता है तो अमूल वाला खुद घारी भी बेच रहा है, सुमूल की भी आती है, अमूल की भी आती है, वो पैक्ड है। हाँ, तो वो लोग वो भी बेच रहे हैं, नहीं पता, लोकल स्वीट है, सूरत में काफ़ी फेमस है। हाँ, चिल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिल पे मत लो, कोई बात नहीं, जो नहीं खाता उसको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, गूगल कर लेंगे बाद में, देखते हैं, ठीक है। तो फेमस स्वीट है, लेकिन वो अब वो लोग अमूल और सुमूल वाले, सुन लो पैकिंग में वो लोग सेल कर रहे हैं। बाकी लोकल स्वीट शॉप्स पे तो आपको सीजन के टाइम पे फ्रेश मिलती है, बट उस पोर्टफोलियो में भी उन्होंने एड ऑन किया। अच्छा, घारी थोड़ी महंगी है, काफ़ी महंगी मिठाई है, तो उस हिसाब से ये लोग फिर क्या है, वो लोग प्राइस कॉम्पिटिटिव करके थोड़ा सेल ऑफ करने की ट्राई कर रहे हैं, वैसा भी है। बट ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोडक्ट उतने चले। अब चॉकलेट्स में भी उन्होंने एंटर किया है, अमूल की चॉकलेट्स भी आ रही है, वो भी फेमस है भाई। अब सेल कितना है कितना नहीं डिपेंड करता है, तो हर प्रोडक्ट उतना फेमस भी नहीं है, उतना पॉपुलर भी नहीं हुआ। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट लीगल इशूज़। लीगल इशूज़ में कुछ बोला है इनका, तो वो मैटर हो चुका है आइसक्रीम वाला। ये किसका वाला, वाडीलाल का, अमूल का, अमूल आइसक्रीम वाला भी तो केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में गया था। ये हैवमोर और ये सब जो ब्रांड्स है, वाडीलाल है, इनमें मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि वाडीलाल का था या अमूल का, बट जनरल बात निकली तो आपको बता देता हूँ कि लीगल मैटर्स में क्या होता है। जो आइसक्रीम वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो आइसक्रीम वर्ड के ऊपर ऑब्जेक्शन आया था। फ्रोजन डेजर्ट। हाँ, फ्रोजन डेजर्ट वाला मैटर हुआ था। तो एक्चुअली में जो कंपनीज मिल्क यूज़ करती है आइसक्रीम में बहुत कम है, और ये चीज़ अगर आप आइसक्रीम ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको देखनी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज मेजोरिटी कंपनीज जो है वो आइसक्रीम में मिल्क नहीं,
वो लोग पाम ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली फ्रोजन डेजर्ट और मेजर कंटेंट उसका ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल। और अपने उसको आइसक्रीम की तरह कंज्यूम कर रहे तो एक्चुअली मिल्क बेस्ड आइसक्रीम बहुत कम है, तो उसमें कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाता है, तो कंपनी मिल्क कम यूज़ करती है। तो केस ये हुआ था कि भाई जो कंपनी मिल्क यूज़ करती नहीं है वो उसको आइसक्रीम का टैग नहीं दे सकती। तो ये अमूल वाडीलाल वाला मैटर चल रहा था। तो कुछ कंपनीज मिल्क ना यूज़ करते हुए भी आइसक्रीम कोट कर रहे थे, और ये लोग मिल्क यूज़ कर रहे थे इसलिए आइसक्रीम कोट कर रहे थे। तो मैटर कोर्ट में गया, ऑब्जेक्शन आया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर आप मिल्क बेस्ड आइसक्रीम नहीं बेच रहे हो तो आप उसको फ्रोजन डेजर्ट बोल सकते हो, आइसक्रीम का टैग नहीं दे सकते। तो एक क्वांटिटी से ऊपर अगर मिल्क कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं तो ही आप उसको आइसक्रीम का टैग दे सकते हो। तो बाकी सब कंपनीज ने फिर फ्रोजन डेजर्ट लिखना शुरू किया, चेंज करना पड़ा। और कुछ कंपनीज ने फिर मिल्क यूज़ करके रेसिपी चेंज करके ऑफिशियली उसको आइसक्रीम में कन्वर्ट किया। तो बहुत सारी कंपनीज में आप देखना, अगर पाम ऑयल वेजिटेबल ऑयल है तो वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अपने आइसक्रीम है, तो दूध है, मिल्क प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं है। एंड पाम ऑयल उतना क्वांटिटी में अच्छा नहीं होता है। इवन जो बिस्किट्स और ये सब चीज़ें भी अपने कंज्यूम करते हैं, मेजॉरिटी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो आप खा रहे हो, पैकेज फूड, उसमें पाम ऑयल यूज़ होता है, अपने वेफर्स में भी होता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना चाहिए वैसी चीज़ें। ठीक है, तो लीगल इश्यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी। देखें, हाई पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन। अब ये तो है क्योंकि मिल्क कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही मार्केट में। इंटरनेशनल एक्सपांशन वो भी हो रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि मिल्क एक्सपोर्ट होना जो है वो स्टार्ट हो गया, तो बिकॉज ऑफ दैट तो उनके पास ओवरसीज डिमांड भी आ रही है। अब बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, जैसे जिस स्टेज पे अपन थे पहले कि हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, दूसरे कंट्रीज है तो उनको एक्सपोर्ट करके भी अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट से आ रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड करने में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिन कैटेगरीज में डिमांड है और वहाँ हम नहीं है तो हम प्रोडक्ट्स ऐड करके अपना पोर्टफोलियो एक्सपांड कर सकते हैं। थ्रेट्स क्या है, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। अभी अमूल ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में आप जाओगे तो यही मिलेगा। अब टेरिटरी वाइज देखो, आपको ना वो चेंज अपने आप दिख जाता है। अब दिल्ली साइड जाओगे तो मदर डेयरी का ज़्यादा कंट्रोल है। अब राजस्थान साइड जाओगे तो वहाँ पे दूसरी कोई डेयरी है, सरस डेयरी है, उसका ज़्यादा कंट्रोल है। अपने यहाँ गुजरात वाले जोन में आपको यहाँ पे अमूल ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन्होंने रीजियन टारगेट कर रखे हैं, जोन वाइज टारगेट कर रखे हैं। तो अमूल इज़ नॉट द ओनली ब्रांड कि पूरे इंडिया में वही सप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे भी तो डिपेंड करता है। और मिल्क ऐसी चीज़ है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते ना, फ्रेश प्रोडक्ट है, आपने पैक किया तो आपको कुछ आवर्स में उसको सेल करना है तो ख़राब हो जाएगा। तो उनके लिए वो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो अकेले है, तो कहीं ना कहीं उनको वो थ्रेट हमेशा कॉम्पिटिटर्स की तरफ से मिलने वाला है। ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ वीगन। अच्छा, वीगन वाला तो मैटर है ही, है ना। वीगन वही लोग बन सकते हैं जो अमीर हो। फैक्ट ये है, ठीक है। मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए वीगन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, तो ये वो सब महंगी महंगी चीज़ है, क्योंकि वो वीगन के नाम पर और कुछ नहीं हो रहा है। प्रीमियम चीज़ें बेच रहे हैं और जिनको शौक चढ़ा हुआ है ना वीगन डाइट फॉलो करने का, उनसे पैसे निकलवा रहे हैं और कुछ भी नहीं। वैसी बात है। अब पहले भी लोग सीधा साधा खाना खाते थे, दूध पीते थे, सब्जी फल खा के भी जीते थे, ऐसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो हो नहीं रही थी। बट आजकल ये डाइट में भी नए नए ट्रेंड आ गए ना, वो कीटो डाइट आ गया, वीगन डाइट आ गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पता नहीं कुछ नया नया हर रोज लेके आ जाते हैं वैसा। और देख लेना, ये वही है जिनके बहुत पैसे फालतू के पड़े हैं ना, वही इन सब चीज़ों में लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो वीगन, अब वीगन आ गया फिर लोग दूध पीना ही छोड़ देंगे तो बेचारे अमूल वाले कहाँ जाएंगे। बट ये कोई सीरियस थ्रेट नहीं है, क्योंकि जो वीगन वाला डाइट है वो इतना महंगा है कि वो 99% लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो वो तो फिर नॉर्मल जो मिल्क है वही कंज्यूम करने वाले हैं, उनके ऊपर नहीं। अब उसके ऑल्टरनेटिव में आता है आलमंड मिल्क, है ना, वो सोया मिल्क आता है, आलमंड मिल्क आता है। आलमंड मिल्क, आलमंड खुद इतना महंगा है, अब उसका मिल्क बना के पीने जाओगे तो कितना कॉस्टली हो जाएगा, वो महंगा पड़ता है। कल मैं देख रहा था एक कंपनी है, उसका मतलब केस स्टडी आ रहा था, कैमल मिल्क और डोंकी मिल्क बेच रहे हैं। हाँ, एक और लोग पी भी रहे। हाँ पी, अच्छी है। हाँ पी रहे हैं। एक ही कंपनी है, मैं कल शेयर भी करने वाला था, मैं आज भेज दूंगा वो चीज़, तो आप देखना उसमें। कैमल मिल्क जो है मिडल ईस्ट में कैमल मिल्क प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमल्स है उनके पास अवेलेबल, तो ऑब्वियसली वहाँ कैमल मिल्क चलता है। और कैमल मिल्क में ना कैल्शियम कंटेंट नॉर्मल बाकी बफेलो मिल्क से ज़्यादा होता है, फैट कंटेंट लो होता है, तो हेल्थ वाइज अच्छा होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अब वो लोग उस तरीके से उसको मार्केट कर रहे हैं। तो एक ही कंपनी है जिन्होंने स्टार्टअप किया हुआ जो कैमल मिल्क बेच रही है, और 6-7 साल से इंडिया में है, और लास्ट उनका ईयर का रेवेन्यू 7 करोड़ रुपीज़ का सेल हुआ एक साल में। तो दैट इज़ लाइक अ गुड नंबर। और उसमें भी पूरा डेटा आया था कि भाई कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे होंगे, तो आफ्टर एडवर्टाइजमेंट एंड एवरी कॉस्ट अराउंड 15% प्रॉफिट मार्जिन तो निकला होगा। तो ऐसा डेटा दिया था। तो 7 करोड़ पे 15% तो मतलब 1 करोड़ से ऊपर तो प्रॉफिट हो गया, तो बड़ा अच्छा नंबर है। ठीक है, अब इतना नीश मार्केट है कि कैमल मिल्क और ये सब चीज़ों की। अच्छा, जो डोंकी मिल्क वाली बात कर रहा हूँ वो सोप में यूज़ हो रहा है, बिकॉज स्किन के ग्लो के लिए वो अच्छा होता है।
और इवन डोंकी की स्किन भी यूज होती है, जो कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं ना लोग, उसमें डोंकी स्किन का यूज होता है, और चाइना में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी। सच में बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि उसकी स्किन का जो कंपोनेंट है ना, उससे आपकी स्किन ग्लो करती है, तो डोंकी स्किन यूज होती है और कॉस्मेटिक कंपनीज बड़ा यूज करती है। बीच में लास्ट ईयर कोविड के बाद ये मैटर आया था, देखना न्यूज़ पे मिलेगा सारा। पाकिस्तान में डोंकीज बहुत ज्यादा है। असली वाले असली वाले, सार्कास्टिक वे में नहीं बोल रहा, असली वाले बोल रहा, सच में ये रियल न्यूज़ है बिल्कुल, जो मैं फैक्ट्स चेंज करके नहीं बता रहा हूँ। न्यूज़ चला रहे थे इंडिया वाले, पाकिस्तान में गधे बहुत ज्यादा है बोला। बात गलत नहीं है। अब वो बेचारे इकोनॉमी की हालत तो आपको पता ही है कैसी है उनकी, तो पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत ज्यादा है, तो वो लोग क्या कर रहे थे पता है, चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे थे, डोंकी को एक्सपोर्ट कर रहे थे। हाँ सच में, एक्चुअल वाले गधे, कुछ अपने यहाँ भी भेज देते हैं वो लोग बॉर्डर पे, वो अलग चीज है, लेकिन ये एक्चुअल डोंकीज वो लोग चाइना एक्सपोर्ट कर रहे थे। और चाइना आपको पता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक गधा उनके यहाँ भेजा तो उसकी स्किन में से ये लोग जो है कॉस्मेटिक्स बना लेते हैं, बाकी अंदर से जो निकला वो उनके किचन में चला जाएगा, तो खा पी के खत्म कर देंगे, तो अपने को पता ही है। तो इसलिए वो लोग ना उसका पूरा यूज कर रहे थे, उसके बोन्स का यूज कुछ मेडिसिन में हो रहा है, स्किन का यूज कॉस्मेटिक में हो रहा है, बाकी मीट का यूज कंजम्पशन में हो रहा है, तो फिर ऐसा सब चल रहा था। तो बहुत ज्यादा सप्लाई जो है पाकिस्तान से चाइना की तरफ वो कर रहे थे और इस इंडस्ट्री में यूज हो रहा था। तो इस वजह से वो डोंकी का जो मिल्क है वो सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बाई कर रही है उसको सोप में एज एन इंग्रेडिएंट यूज करने के लिए वैसा, और कैमल मिल्क जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स उसके अच्छे हैं। बट अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, और ये फर्स्ट कंपनी है जो इसको प्रमोट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में अगर अवेयरनेस आया तो नाम एग्जैक्टली मैं देखो, अडवेक ऐसा कुछ नाम है, मैं एग्जैक्टली देखते मैं कल ही देख रहा था, तो उस वो कंपनी जो प्रमोट कर रही है, अब अगर अवेयरनेस आ गया और सेल बढ़ा तो उनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज और वो अपॉर्चुनिटी रहेगी, और बाकी कंपनीज भी इसके अंदर एड ऑन हो सकती है वैसे। तो अभी इंडिया में इतना फेमस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखो वीगन के बाद कुछ नया डाइट आ गया तो उसमें कैमल मिल्क का कंजम्पशन बढ़ सकता है। ठीक है, थ्रेड्स में फाइंडिंग, अच्छा ये तो फिर लास्ट में वापस फाइंडिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस अंदर हो गया। क्विक टिप्स दे रखी है, टिप्स की जरूरत नहीं है, अपन ने डिस्कस कर लिया, आप रीड आउट कर लोगे तो भी बहुत है। तो मेनली आपको पॉइंट्स पता चल गए, अब जो बाकी की थियरी वो एक बार सेल्फ रीडिंग में भी इनफ हो जाएगी। अमूल वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं अपने को पता है। ठीक है, कंप्लीट, बस बाकी के केसेस फिर कल देख लेते हैं। एक ही बचा है ना लास्ट वाला, एक कैलॉग्स वाला बाकी है, दो बाकी, हाँ 5 और 7, तो ये दोनों कल कंप्लीट करा देंगे।